स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। ये आपकी बुक में पेज नंबर 335 पर जो है ये यहाँ पर जो है ना ये टॉपिक जो है वो मेंशन है, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। चलें, प्लाज्मोलाइसिस बताने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्लाज्मोलाइसिस को। प्लाज्मोलाइसिस को अगर हम डिफाइन करें तो प्लाज्मोलाइसिस को हम कह सकते हैं shrinkage of protoplasm of plant cell due to exosmosis when a plant cell is placed in hypertonic solution। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लें कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आप इधर देखें, ये एक बीकर है, से फॉर एग्जाम्पल इस बीकर का जो वाटर पोटेंशियल है वो है -1200। ये क्या है, इसका वाटर पोटेंशियल है। और सॉल्यूट पोटेंशियल भी डेफिनेटली इसी को कंसीडर कर लेंगे कि सॉल्यूट पोटेंशियल भी माइनस है 1200। अब हम इसके अंदर एक प्लांट का टर्जिड सेल रख देते हैं। ये एक प्लांट सेल रख दिया मैंने इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल रखा। हमें पता है कि प्लांट सेल के बाहर एक थिक सेल वॉल होती है। ये मैंने प्लांट सेल के बाहर एक थिक सेल वॉल बना दी। और इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर हमें पता है वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सब चीजें मैं अलग-अलग नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि जो कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सब कुछ आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, इसका वैक्यूल भी आ जाता है। चलो, ये एक प्लांट का सेल हमने जिस सॉल्यूशन में रखा है। अब अगर हम देखते हैं कि प्लांट के सेल की वाटर पोटेंशियल कितनी है, तो मैं कहता हूँ यहाँ प्लांट के सेल की जो वाटर पोटेंशियल है वो कितनी है। अगर मैं कहता हूँ कि प्लांट के सेल की वाटर पोटेंशियल है -200, तो अब आपको पता है कि प्लांट के सेल की वाटर पोटेंशियल कम है, ज्यादा है, और जो सॉल्यूशन है इसकी वाटर पोटेंशियल क्या है, इसकी वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या कहना चाहिए, कम है। प्लांट सेल की वाटर पोटेंशियल, सेल के अंदर जो सेल सेप है, यानी सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ है इसको क्या कह रहे हैं, सेल सेप। सेल सेप की वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसकी वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन को कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं which has more negative solute potential एंड वाटर पोटेंशियल। जाहिर सी बात है, सोल्यूट पोटेंशियल कह लें या आप इसको क्या कह लें, वाटर पोटेंशियल कह लें। देन द सेल सेप। अब देखें ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, ये जो हमने बनाया हुआ है सॉल्यूशन, जस्ट दिस वन। अब इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, मतलब -1200 जो है ये ज्यादा नेगेटिव है, -200 जो है ये कम नेगेटिव है। तो मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो, ज्यादा नेगेटिव हो, या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल सेल सेप के मुकाबले में कम हो।
जो है वो कम हो, वाटर पोटेंशियल सेल सेप के मुकाबले में कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो सेल सेप के मुकाबले में, और सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो किसके मुकाबले में? सेल सेप के मुकाबले में। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब आप एक प्लांट के सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, अब तो क्या होगा? प्लांट के सेल में क्या तब्दीली आएगी? आपको पता है कि जब सेल हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ जाता है? लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी ये होगा, सेल के अंदर से पानी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। ऐसे सेल के अंदर से पानी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। जब सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, जो सेल के चारों तरफ इसका साइटोप्लाज्म या आप इसको प्रोटोप्लाज्म कह लें, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, यानी ऐसे सेल वॉल से हटना शुरू हो जाएगा। सेल वॉल से हटकर क्या होना शुरू हो जाएगा? ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता प्रोटोप्लाज्म से पानी निकलता जा रहा है और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता जा रहा है? श्रिंक होता जा रहा है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं बेसिकली श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्लांट के सेल के प्रोटोप्लाज्म का क्या हो जाना? श्रिंक हो जाना। क्योंकि जब किसी चीज में से पानी निकलता है तो वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, वो चीज श्रिंक हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखें कि प्लांट के सेल का जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन के साथ ही जो है वो श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हो गया? ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, यानी इसके अंदर से पानी बाहर निकल गया। और क्यों इसके अंदर से पानी बाहर निकला? क्योंकि व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसको कौन से सॉल्यूशन में रख दिया था? इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया था। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो सेल सेप के मुकाबले में क्या होता है? कम होता है। और सोल्यूट पोटेंशियल यानी सोल्यूट की तादाद जो है वो सेल के मुकाबले में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया क्या? ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर हो गया ये आपको प्लाज्मोलाइसिस स्टूडेंट? अब प्लाज्मोलाइसिस के बाद जी कुछ पूछ रहे हो? प्लाज्मो जी जी पूछो पूछो। सर अगर जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसको सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे ज्यादा होगा? अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो सोल्यूट पोटेंशियल भी क्यों ज्यादा नहीं होगा? क्या पूछ रहे हो? एक बार फिर पूछो। मतलब देखो, हमेशा जब वाटर का किसी भी चीज का हम कहते हैं ना सोल्यूट पोटेंशियल, जितना नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका सोल्यूट पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा और वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन जितना कम नेगेटिव होगा तो उसका सोल्यूट पोटेंशियल उतना कम होगा और वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो -200 जो है ये -1200 के मुकाबले में कम नेगेटिव है। तो -200 का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? कम है। क्योंकि -1200 जो है वो ज्यादा नेगेटिव है 200 के मुकाबले में, तो -1200 को कहेंगे कि इसका जो है वो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है किसके मुकाबले में? सेल सेप के मुकाबले में। और सोल्यूट पोटेंशियल तो क्या सर है? आपने डेफिनेशन में जो लिखा है जी ये लिखा विच ये हैज डेफिनेशन मोर नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल देन सेल सेप, यानी वाटर पोटेंशियल भी अगर मोर नेगेटिव होगा तो वो वाटर पोटेंशियल कम होगा। यानी मोर नेगेटिव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का सोल्यूट पोटेंशियल भी मोर नेगेटिव होता है और वाटर पोटेंशियल भी मोर नेगेटिव होता है किसके मुकाबले में? सेल सेप के मुकाबले। समझ रहे हो ना? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है। उसका जितना वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव है तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल कम है, और जितना सोल्यूट पोटेंशियल मोर नेगेटिव है तो इसका मतलब सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर हो रही है बात आपको? सर जी सर वैसे नॉर्मली जो बॉडी का होता है एनवायरनमेंट, सर वो प्लांट बॉडी या एनिमल तो वो आइसोटोनिक होता है। प्लांट्स के अंदर आइसोटोनिक नहीं होता, लेकिन एनिमल्स के अंदर अक्सर जो है वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो है वो आइसोटोनिक रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के बाहर सेल वॉल नहीं होता। अगर हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी भर जाए ना तो हमारे सेल बर्स्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो
ब्लड होता है ना, हमारे ब्लड में हम आइसोटोनिक रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं उसको, क्योंकि आप जब ज्यादा पानी पी लेते हो ना तो आपकी बॉडी पानी से फ्लड नहीं कर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं भरती, आप यूरिन के जरिए उसको पास कर देते हो। इसी को तो हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, जो सेकंड के ईयर में चैप्टर में पढ़ा था ना, रेगुलेट किस तरीके से करते हैं हम, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन करके हम ज्यादा पानी को बॉडी से निकाल देते हैं। हम अपनी बॉडी में ज्यादा पानी रख नहीं सकते। प्लांट टर्जिड अगर हो जाए तो प्लांट को इतना नुकसान नहीं है, हमारा सेल अगर टर्जिड होगा तो बर्स्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं है। अच्छा, अब एक और टर्म है आपकी बुक में, इंसिपिएंट, इसको कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ये बड़ी सिंपल सी एक बात है। पॉइंट वेयर प्लाज्मोलाइसिस जस्ट स्टार्ट, पॉइंट वेयर प्लाज्मोलाइसिस जस्ट स्टार्ट। इंसिपिएंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट वेयर प्लाज्मोलाइसिस जस्ट स्टार्ट। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था कि जब हम प्लांट के सेल को किस में रख देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। देखो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने प्लांट के सेल को रख दिया। अब क्या होगा? ये प्लाज्मोलाइसिस होना शुरू होगी। अब वो पॉइंट जहां पर प्लाज्मोलाइसिस होना स्टार्ट होगी, जैसे ये देखें आहिस्ता आहिस्ता भी श्रिंक होना शुरू हुआ। अब ये पॉइंट जहां से ये सेल श्रिंक होना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, यानी प्लाज्मोलाइसिस का आप देखो ये स्टार्ट हो रहा है, ये प्लाज्मोलाइसिस क्या हो रही है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है। तो जो प्लाज्मोलाइसिस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। बस सिंपल सा याद रख लें, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा, अब एक होता है डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस देखो किसको कहते हैं। अब डी प्लाज्मोलाइसिस समझो। डी प्लाज्मोलाइसिस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं सिंपली, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी प्लाज्मोलाइसिस को ये कह लूं रिकवरी फ्रॉम प्लाज्मोलाइसिस। अब कैसे होती है रिकवरी फ्रॉम प्लाज्मोलाइसिस? अब आप देखो ये प्लाज्मोलाइज सेल्ड है, ये प्लाज्मोलाइज सेल है, यानी सेल की प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, इसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है। अब मैं क्या करूं? इस सेल को यहां से उठाऊं, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकालूं और इसको किस में रख दूं? प्योर वाटर में रख दूं। इसमें रख दूं मैं इसको, बिल्कुल जो है वो, या तो इसको किस में रख दूं? प्योर वाटर में रख दूं कि इसके अंदर वाटर क्या है, इसमें प्योर वाटर। या फिर ऐसे सॉल्यूशन में रख दूं जिसका वाटर पोटेंशियल किसके मुकाबले में? इस सेल के मुकाबले में, सेल सेप के मुकाबले में ज्यादा हो। तो अब मैंने इस सेल को यहां से उठाया, प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से निकाला और इसको प्योर वाटर में या ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो हाइपोटोनिक हो, यानी जिसका वाटर पोटेंशियल सेल सेप के मुकाबले में ज्यादा हो, जो लेस नेगेटिव हो किसके मुकाबले में? सेल सेप के मुकाबले में। जब इस सेल को मैं यहां रखूंगा, ये सेल है, ये सेल की सेल वॉल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है जो श्रिंक हो गया है। अब क्या होगा? बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अगर प्योर वाटर होगा तो बहुत हाई वाटर पोटेंशियल होगी, लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इसकी वाटर पोटेंशियल, यानी अब बाहर वाटर पोटेंशियल 200 है और अंदर जो है वो कितनी है? अंदर जो है वो माइनस जो है वो ज्यादा कर लें तो -1700 है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि बाहर से पानी जो है वो क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा। अब कौन सी वाली ऑस्मोसिस होगी? अब एंडो ऑस्मोसिस होगी, यानी बाहर से पानी अंदर जाएगा। जब बाहर से पानी इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, तो ये प्रोटोप्लाज्म दोबारा जो है वो अपनी पुरानी वाली शक्ल पे आना शुरू हो जाएगा, रिकवर करना शुरू कर देगा। यानी प्लाज्मोलाइसिस से क्या होना शुरू हो जाएगी? रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, दोबारा फूल जाएगा, दोबारा अपनी पुरानी वाली शेप पर आ जाएगा। तो जो रिकवरी फ्रॉम प्लाज्मोलाइसिस है, अब इसको हम क्या कहेंगे?
इसको हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस। और डीप्लाज्मोलाइसिस कब होती है? जब आप प्लाज्मोलाइज सेल को जो है वो किस में रख देते हो, किसके अंदर रख दोगे? प्योर वाटर में रख दोगे, या फिर कौन से वाले सॉल्यूशन में रख दोगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिल्कुल अपोजिट है किसका? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहेंगे, क्योंकि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होती है उसमें ये प्योर वाटर में तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती नहीं है, लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की या सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल सेप के मुकाबले में कम होती है। तो वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कैसा सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसमें जो है वो अगर आपसे एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जा सकता है कि सेल की प्लाज्मोलाइसिस कब होगी, जब उसको और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं कि उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, या ऑल ऑफ दीज, तो कब होगी प्लाज्मोलाइसिस? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होगी। या आपको जो है वो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि सेल रिकवर कब होगा, उससे क्या कहना चाहिए, प्लाज्मोलाइसिस से रिकवर कब होगा, तो उसको कौन से सॉल्यूशन में किस में रखा जाए? प्योर वाटर में रखा जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए, या उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, या बोथ ए एंड बी? तो क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी होगा। चलें, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर डिस्कस करना है वो है वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट। वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट। वाटर और मिनरल की अपटेक जो है वो किसके जरिए? रूट के जरिए। हमने वो प्रोसेस तो देख लिया कि इन प्रोसेस के जरिए वाटर और मिनरल अपटेक होते हैं। हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया, हमने इम्बिबिशन के बारे में पढ़ लिया, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा उससे आगे की बात करते हैं। आगे की बात का मतलब देखें ये हो गया, सबसे पहले तो ये देखो, ये एक प्लांट की रूट है, इसको मैं कह देता हूँ ये रूट है। ये पूरा जो है वो रूट सिस्टम है। तो सबसे पहले तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास जो सिस्टम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टेक प्लेस थ्रू द रूट सिस्टम। यानी किसके जरिए होता है ये काम? होता है रूट सिस्टम के जरिए। ये जो मैंने बनाया है ये पूरा क्या है? ये रूट का सिस्टम है। रूट आर प्रोवाइडेड बाय enormous number of with a large number of tiny root hairs which are outgrowth of epidermal cell and found at the root tip। देखो, ये जो रूट के ऊपर चाहे स्टेम हो चाहे लीफ हो, प्लांट के जो कोई भी ऑर्गन होता है जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। अब देखो, ये मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये रूट है। अब रूट के ऊपर ये सेल्स के जो आउटर जो सेल के लेयर है, इस आउटर सेल की लेयर को हम क्या कह रहे हैं? ये आउटर लेयर ऑफ सेल कहलाती है एपिडर्मिस। ये जो मैं ऑरेंज कलर में बना रहा हूं ये क्या है? ये है एपिडर्मिस। तो रूट के ऊपर भी जो है वो सेल्स की जो लेयर चढ़ी होती है उस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है? ये एपिडर्मिस। अब कहता है कि जो रूट होती है, एपिडर्मिस में से कुछ एक्सटेंशन निकली हुई होती हैं। जैसे ये एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस में से छोटे छोटे से ऐसे उभार या एक्सटेंशन निकली होती हैं। अब मैं अगर आपको ये एक्सटेंशन बनाऊं तो ऐसी एक्सटेंशन होती है। एपिडर्मिस में से ऐसे एक्सपेंशन ऐसे निकली हुई है बाहर, और ये ज्यादातर रूट की टिप के ऊपर होती हैं। ये एक्सपेंशन कहाँ होती है? रूट की टिप के ऊपर। ये एक्सटेंशन जो होती हैं, सॉरी एक्सटेंशन जो होती हैं, ये एक्सटेंशन जो रूट की टिप के ऊपर होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर बेस। अब आपने पता होना चाहिए कि रूट हेयर क्या है। मैंने आपको बता दिया
रूट आर प्रोवाइडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी रूट हेयर, यानी रूट के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी रूट हेयर्स होते हैं। अब ये रूट हेयर होते क्या हैं, विच आर द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। ये देखें जो रूट के जो एपिडर्मल सेल हैं इनमें से ही आउटग्रोथ निकल रही है। मतलब ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि जो रूट हेयर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूट हेयर कौन से सेल्स की आउटग्रोथ है, रूट हेयर बेसिकली कौन से वाले सेल की, एपिडर्मल सेल की आउटग्रोथ है। ये एपिडर्मल सेल की आउटग्रोथ है एंड फाउंड एट द रूट टिप। और ज्यादातर अगर आपसे पूछा जाए रूट की वो कौन सी जगह है जहां रूट हेयर ज्यादा होते हैं, रूट की टिप, ये देखो ये रूट की टिप है ना, ये भी रूट की टिप पर मैंने सबसे ज्यादा जो रूट हेयर बनाए वो कहाँ बनाए, ये रूट हेयर ज्यादातर कहाँ होते हैं, ये होते हैं नॉर्मली रूट की टिप के ऊपर। द रूट हेयर ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट। ये भी क्या करता है, रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब देखो अगर इस रूट में रूट हेयर नहीं होते तो ये सिर्फ वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करती, सिर्फ यहीं से एब्जॉर्ब करती ना, इस जगह से। लेकिन ये जो रूट हेयर ने इसकी सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इन जगहों से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो रूट हेयर ने क्या किया, इसका रूट का सरफेस एरिया यानी एब्जॉर्बिव सरफेस जो है वो बढ़ा दिया। ये सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर विलायत है, ऐसे फोल्डिंग होती है, फिर वो क्या करती है, हमारा जो है वो एब्जॉर्बिव सरफेस बढ़ा देता है। तो रूट हेयर भी इसी तरीके से काम करता है। because of large root surface area, plant absorb enough quantity of water and inorganic ion for their survival and growth। plants को जो मिनरल और वाटर चाहिए होता है अपनी सर्वाइवल के लिए, तो ये रूट हेयर उसका सरफेस एरिया या एब्जॉर्बिव सरफेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर और मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, रूट हेयर possess sticky wall and adhere tightly to the soil particles which are usually coated with water and dissolve mineral salt। अब देखो मैं यहाँ सिर्फ एक रूट हेयर बना रहा हूँ, पूरी रूट नहीं बना रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल है, सही है, ये एपिडर्मल सेल है, और ये एपिडर्मल सेल्स में से क्या निकल रहा है, ये है रूट हेयर। ये एपिडर्मल सेल है और ये एपिडर्मल सेल से रूट हेयर, और ये रूट हेयर के बाहर कह देते हैं कि हम ये इसकी क्या है, रूट हेयर के बाहर इसकी ये सेल वॉल है। रूट हेयर में होते हैं कुछ स्टिकी सब्सटेंस, चिपकने वाले स्टिकी सब्सटेंस, और वो स्टिकी सब्सटेंस किसके साथ अटैच हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ, ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल जो होती है ना, जमीन की जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ ये रूट हेयर टाइटली अटैच हो जाते हैं, सॉइल पार्टिकल रूट हेयर के साथ। और जब हम जमीन को पानी देते हैं तो वो पानी किसके कहाँ पर होता है, वो पानी को कौन एब्जॉर्ब करते हैं, पहले ये सॉइल पार्टिकल्स वाटर को जो है वैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर ये रूट हेयर क्या करती हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर से पानी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस तरह से। अच्छा, लेकिन इसकी चले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाली बात सुने, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस नियर द रूट टिप। अब कहता है कि ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन वाटर की होती है, अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ज्यादातर वाटर की एब्जॉर्प्शन इस रूट टिप से क्यों होती है, मैंने रूट टिप को सर्कल कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि ज्यादातर वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो रूट टिप से होता है। क्यों ज्यादातर वाटर रूट टिप से ही एब्जॉर्ब होता है, उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये यहाँ से एपिडर्मिस जो होती है, यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है वो परमिएबल ज्यादा होती है, यानी इससे वाटर इजिली जो है वो पास हो जाता है। रूट की टिप पर जो एपिडर्मिस होती है वो ज्यादा परमिएबल होती है। और दूसरी रीजन इसकी क्या है कि रूट की टिप के ऊपर रूट हेयर भी ज्यादा होते हैं। तो दो ये वजहें जिसकी वजह से वाटर जो है वो वाटर जो है वो रूट की टिप से ज्यादा बेहतर तरीके से या ज्यादा जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। यहाँ तक बात हो गई। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो क्या क्या चीजें याद रखोगे। सबसे पहले तो याद रखोगे कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास एक रूट सिस्टम है, वो तो आपको वैसे भी जनरली पता ही है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसमें से जो टाइनी आउटग्रोथ निकल रहे होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए उन टाइनी आउटग्रोथ का नाम क्या है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रूट हेयर। अगर आपसे पूछा जाए रूट हेयर किस चीज में हेल्प करते हैं, वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, रूट का क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तीसरा पॉइंट काम का जो याद रखोगे वो ये याद रखोगे
कि ज्यादातर वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन रूट की टिप से क्यों होती है? क्योंकि रूट के टिप की जो एपिडर्मिस होती है वो परमिएबल होती है, और साथ में क्या होता है, इस जगह पर जो है वो रूट हेयर भी ज्यादा होते हैं, तो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात? आगे चलो। लेटरल ट्रांसपोर्ट बता दूं कि लेटरल ट्रांसपोर्ट क्या होती है। लेटरल ट्रांसपोर्ट सही है ना। अब थोड़ा सा लेटरल ट्रांसपोर्ट देखो क्या होता है। अब मैं पूरा कंप्लीट रूट ड्रा नहीं कर रहा हूँ, रूट का एक सेक्शन ड्रा कर रहा हूँ। चलो देखो, ये एक रूट है, ये रूट के ऊपर जो सेल की लेयर होती है, बताया था ना, सेल की लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर वाली जो सेल की लेयर है, इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। ये एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस में से जो आउटग्रोथ निकल रही होती हैं टाइनी, इन आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? इन आउटग्रोथ को कहते हैं रूट हेयर। सही है। अब क्या होता है, पानी, मिसाल के तौर पे हम वाटर की अगर बात करें, तो सबसे पहले वाटर जो एंटर होता है, वो वाटर जो सबसे पहले जो वाटर आएगा वो किस में आएगा? रूट हेयर। रूट हेयर में आएगा या किस में आएगा? एपिडर्मिस। सबसे पहले वाटर देखो यहाँ पर आया रूट हेयर में, या ये वाटर किस में आ गया? एपिडर्मिस में। सबसे पहले वाटर आता है रूट हेयर में, या फिर वाटर किसके अंदर आता है? एपिडर्मल सेल में आता है। एपिडर्मल सेल के नीचे जो रीजन होता है, एपिडर्मल सेल के नीचे जो सेल का रीजन होता है, जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं, एपिडर्मल सेल के नीचे जो रूट के सेल का जो रीजन होता है, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स। इससे पहले कौन सा पार्ट था? इससे पहले रूट का जो पार्ट था वो क्या था? वो था एपिडर्मिस। सबसे पहले पानी एपिडर्मिस में आता है, एपिडर्मिस के बाद किस में आ जाता है? एपिडर्मिस के बाद आ जाता है कॉर्टेक्स में। अगर मैं यहां से बनाऊं तो यहां से भी ऐसे ही बनेगा, इस जगह से भी। अगर इसके अपोजिट साइड पे बनाऊं तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये देख लो, यहाँ पर भी ऐसे ही है। पानी अगर इधर से दाखिल होगा तो यहाँ से भी ऐसे ही दाखिल होगा। पहले रूट हेयर में या एपिडर्मिस में, उसके बाद किस में आएगा? कॉर्टेक्स के अंदर आएगा। अब कॉर्टेक्स के बाद जो एक रीजन मौजूद होता है सेल की लेयर का, कॉर्टेक्स के बाद वाले रीजन को कहते हैं एंडोडर्मिस। अब ये जो फिर रेड कलर का मैं बना रहा हूं नीचे, ये रीजन क्या कहलाएगा? ये रीजन कहलाएगा एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के बाद वाटर जो है वो किस में आ गया? कॉर्टेक्स के बाद वाटर आ गया एंडोडर्मिस में। आ गया ये एंडोडर्मिस में। फिर एंडोडर्मिस में आने के बाद किस में आ गया? ये एंडोडर्मिस में आ गया ना। एंडोडर्मिस में आने के बाद फिर एक और रीजन होता है जिसको हम कहते हैं पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद ये जो ग्रीन कलर के सेल्स की लेयर बना रहा हूं, ये क्या है? ये है पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के रीजन के बाद कहां पर आया? ये आया पेरीसाइकिल में। और पेरीसाइकिल के बाद दरमियान में जो है वो क्या है? दरमियान में जो रीजन है उसको क्या कहते हैं? उसको कह रहे हैं जाइलम। तो मतलब ये है कि इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लेटरल ट्रांसपोर्ट। यानी देखो, सबसे पहले जो पानी आता है, वाटर का जो फ्लो होता है, सबसे पहले वाटर जो है, ऐसे आप बना लो अगर चार्ट बनाना चाहते हो इसको, समझ। तो सबसे पहले वाटर आया किसके अंदर? सबसे पहले वाटर आया एपिडर्मिस में। ये येलो कलर का क्या है? सॉरी, ये रेड कलर की क्या है? ये है, ये सॉरी, ये जो ऑरेंज कलर का है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद किसमें वाटर दाखिल हो गया? कॉर्टेक्स में। रूट के कौन से रीजन में दाखिल हो गया? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के बाद कौन से रीजन में दाखिल होता है? कॉर्टेक्स के बाद आ जाता है एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के बाद किसमें आता है? एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकिल में। और लास्ट में कहाँ आ जाता है? जाइलम। और जाइलम से फिर ऊपर जाना शुरू होता है स्टेम की तरफ। तो पानी का ये जो मूव करना है इधर से इधर तक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। देखो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस वजह से इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, फ्रॉम रूट हेयर एंड एपिडर्मिस सेल वाटर फ्लो थ्रू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल and enter xylem. Since transport of water take place in radial direction, it is also termed as lateral transport. क्योंकि ये वाटर जो फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? यूं रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में यूं फ्लो करता है।
तो इस वजह से इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। ये बात समझ में आ गई कि लेटरल ट्रांसपोर्ट क्यों कह रहे हैं इसको? ये लेटरल साइड से पानी आ रहा है ना अंदर की तरफ, देखो। और ये आपने ये फ्लो ये याद रखना है, ये इसका सीक्वेंस याद रखोगे। पहले वाटर एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और आखिर में जाइलम। फिर जाइलम से ऊपर जाएगा, वो क्या कैसे जाएगा वो बाद में बताऊंगा। आप पूछो, क्या पूछ रही हो? सर ये पित कौन सा पार्ट है सर इसमें? एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल मिलके जो है वो पित बना रहे हैं। किसका पित? पित की बात कर रही हो? यस सर। नहीं नहीं, वो अभी आप पित को इधर छोड़ दो, वो पित स्टेम वाली पोर्शन था। और वो क्या होता है, वो पित भी जब स्टेम में होता है तो वो यंग स्टेम के अंदर होता है। आपने वो जो पढ़ाई थी ना मैंने एनाटॉमी, वो यंग स्टेम की पढ़ाई थी। जब वो जैसे जैसे स्टेम ग्रो कर जाता है, रूट ग्रो कर जाते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिजिकल और इस तरह फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाती है, तो वो बाद में वो पित उस तरह से नहीं रहता। अभी आप रूट के अंदर होती है पित, मगर अभी आप उस तरफ ना जाओ। इसमें पित यहाँ पर कोई नहीं है, होता तो आपकी बुक में देते, वो आपने जो है उस वाली उसमें पढ़ना था। सही है ना? अभी इसमें सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है जो मैंने बताया है। सही है ना? अभी एक चीज मैंने आपको 3 पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट के 3 पाथवे भी बताने, मगर अभी आप मुझे बताओ कि कितना टाइम रह गया है।